गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? ठीक है। सो मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब थोड़ा सा मेंस के बारे में एक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्लास का जो स्ट्रेटजी होगा, पूरा का पूरा प्लान जो है, जिस तरह से प्रोसीड करेंगे वो चीज़ को समझेंगे। किन चीज़ों पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना है वो चीज़ को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ कमी रह रही है। अभी रिजल्ट तुरंत आया था 70वीं बीपीएससी मेंस का, तो लगभग हम लोग 150-200 कॉपीज़ को देखे थे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत सारे नहीं हुए। जो लोग सेलेक्ट हुए और जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए, उन दोनों का एक एनालिसिस करते हुए भी कुछ चीज़ें आपको आज हम बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है। वो मेंस में अप्लाई अगर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो ये सारा कुछ ओवरऑल क्लास प्लान, फिर पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी देखेंगे कि आखिर किन एरियाज पे फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है हम लोगों को वाइल गोइंग फॉर मेंस प्रिपरेशन। ठीक है। जो कि कंपटीशन का लेवल ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है, ये हर दिन बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। ये आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये क्या हो रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। तो अब कंपटीशन का लेवल के साथ अपने आप को कैसे हम लोग कोप अप करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है जो हम लोग सब कुछ इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कवर करेंगे। और फिर सेकेंड क्लास आपकी हिस्ट्री की जो है वो स्टार्ट होगी आज से ही। अब सबसे पहले मेंस का ओवरव्यू सबको लगभग मालूम होगा, 2 मिनट लगेगा, एक बार फिर से बता देते हैं। कितना पेपर होता है? पहला GS1, दूसरा GS2, तीसरा ऐसे पेपर। ये तीनों कंपलसरी पेपर में है। मार्क्स तीनों का कितना? 300 नंबर का होगा। ठीक है। तो 300, 300 और GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? हाँ, पहला सेक्शन क्या है? हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। दूसरा सेक्शन करंट अफेयर। दूसरा सेक्शन क्या है? लेकिन करंट अफेयर्स को 3 डायमेंशन में बांट दीजिए, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार। महाकुंभ भी पूछ रहा है तो नेशनल करंट, और बिहार स्पेसिफिक चीजें पूछ रहा है तो बिहार का करंट भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों लेवल पे करंट अफेयर्स का पार्ट आता है, जिसमें इंटरनेशनल वाले में हम लोग 2 तरह से चीजों को पढ़ते हैं। एक रिलेशन के फॉर्म में, IR जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। अचानक से कभी पूछ दे रहा है बीपीएससी, कभी एक साल नहीं भी पूछ रहा है, तो बट आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है अभी रिसेंट इंडिया और यूएस को लेकर जो टेंशन चल रहा है, तो अगेन आपको अगर यूएस और इंडिया के रिलेशन का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो उस केस में आप कभी भी इसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए बेसिक IR भी कंप्लीट करना होगा, प्लस जो करंट में हमारा चीज चलता है जैसे G20 का समिट। तो G20 लगातार 2-3 बार पूछ चुका है। बहुत प्रोबेबल है कि ब्रिक्स आएगा, इसी बार उम्मीद है कि ब्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि काफी न्यूज में ब्रिक्स रह रहा है। तो ये सारे डायमेंशन इंटरनेशनल में कवर होगा। फिर नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स, जैसे महाकुंभ हुआ, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं इंडिया में, देश भर में, उस पर क्वेश्चन बनेगा। फिर बिहार स्पेसिफिक कुछ रिसेंट चेंज, जैसे मान लीजिए महाकुंभ आया है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ना सोनपुर मेला भी आ सकता है। ठीक है ना, ये भी एक कल्चरल हेरिटेज का पार्ट हम लोग आ रहा है जो सोनपुर मेला है। तो ये तीनों का डायमेंशन करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करते हैं। थर्ड सेक्शन क्या है? DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। मार्क्स का ब्रेकेज समझ में आता है। हिस्ट्री कितने नंबर का? 114, करंट अफेयर्स और DI 72। ठीक है, 300 नंबर हो गया। GS2 पे आते हैं। सबसे पहला सेक्शन पॉलिटी, दूसरा इको प्लस ज्योग्राफी, और तीसरा साइंस एंड टेक। 114, 114 और ये 72। अब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज इस वाले सेक्शन में इको प्लस ज्योग्राफी जरूर है सिलेबस में, लेकिन बहुत ज्यादा इस जगह पे इरेगुलरिटी देखी है, अभी तक देखी गई है बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखे तो। किसी साल ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं, और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो सबसे ज्यादा ज्योग्राफी पूछ दिया, इकोनॉमी केवल 1 या 2 क्वेश्चन था। तो ये इसीलिए हम लोग दोनों ही को हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा। हम छोड़ नहीं सकते यहाँ पर कोई भी डायमेंशन को। क्यों नहीं छोड़ सकते? आपको थोड़ी मालूम है इस बार इकोनॉमी का टर्न है कि ज्योग्राफी का टर्न, तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये एक डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉलिटी वाले सेक्शन में, तो ये 114 नंबर जरूर दिख रहा है आपको, लेकिन इसका वेटेज इससे कहीं काफी ज्यादा है।
कैसे? ये वाला करंट अफेयर्स आपको हम दो लास्ट एग्जामिनेशन का अगर पॉलिटी का वेटेज बताएं, 69 बीपीएससी में 197 आउट ऑफ 600, 70th बीपीएससी 206 नंबर आउट ऑफ 600, समझ रहे हैं? यानी 1/3 वेटेज अकेला कौन सा सब्जेक्ट का है? आप पिछले बार का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अभी देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि पॉलिटी का 3 क्वेश्चन वहां पे है करंट अफेयर्स वाले पार्ट सेक्शन में, 69th में भी था, और दोनों लॉन्ग आप पॉलिटी कर सकते थे, इस तरह का भी ऑप्शन था। तो ये सबसे ज्यादा वेटेज अभी जीएस में पिछले 2-3 साल के इवेंट्स अगर देखें तो ये दिख रहा है हम लोग को, 68 में भी था, 69 में, लेकिन ये बढ़ ही रहा है अभी तक कंटिन्यूसली। जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है, ऑप्शन हट के ऐसे आया है, तब से पॉलिटी का रेलेवेंस जो है जीएस 1 में वो बढ़ता हुआ दिखा है इस जगह पे। देन लास्ट क्या है? ऐसे। अब यहां पर एक चीज जो हम इसको ब्रेक करते हुए समझाएंगे आपको, ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सेक्शन है स्टूडेंट्स के माइंड में। सबसे ज्यादा इग्नोर किसको करते हैं बच्चे? ऐसे को। और आपको हम बताते हैं, आप यहाँ पॉलिटी पढ़े, इतना ज्यादा कुछ पॉलिटी में आप किए, 30-35 क्लास करेंगे पॉलिटी में, और तब जाकर आपको 114 नंबर या भी मान लीजिए पैटर्न पे 200 नंबर का कवरेज हुआ। ये एक सेक्शन है एक सब्जेक्ट का, ये पूरा का पूरा पेपर है, तब भी सबसे कम हम लोग फोकस किस पे करते हैं? ऐसे पे। और इसका 2 वजह है। पहला वजह क्या है? आपको इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी नहीं रहता है कि इसको लिखना कैसे है, व्हाट कुड बी द पैटर्न ऑफ ऐसे पेपर। दूसरा, जो लिखने से हमारा हेजिटेशन है, ये सबसे बड़ा बैरियर है हमारे लिए, लिखने का हेजिटेशन। आप जीएस में भी इस चीज को देखते हैं अप्लाई होते हुए कि आप लिखने से क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन 2 पेज लिखने का हिम्मत आपको आ जाता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद, 8 से 9 पेज लिखने का हिम्मत आ ही नहीं पाता। तो आपको फोकस भी इस पे कम रहता है क्योंकि आपको डर है लिखने से। जो बच्चा पढ़ भी रहा है ऐसे वो नहीं लिख रहा है। लेकिन ये चीज आपको आज हम पहला दिन ही बता दे रहे हैं, ये अकेला 300 नंबर दे देगा। यहां 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ के 300 मिलेगा, ये अकेला कितना देगा? 300 नंबर का वेटेज दे रहा है। और दूसरा, जब स्कोरिंग की बात आएगी तो यहाँ पे अगर आपका डीआई अच्छा है तो आपका स्कोर करने का प्रोबेबिलिटी कितना तक जा सकता है? यहाँ पे सारा सेक्शन अच्छा होगा तो शायद 150-60 तक जा पाए आप, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप प्रॉपर फोकस और अटेंशन दे देते हैं, जिस तरह का कंपटीशन अभी है ऐसे को लेकर, बच्चों को जो कि लिखना आ नहीं रहा है, ग्रामर इतना गंदा है इंग्लिश में जो बच्चे लिख रहे हैं, अधिकतर बच्चे हिंदी में, लोग बोल रहे हैं हिंदी वालों को नंबर मिल रहा है। हम चेक कर रहे हैं इंग्लिश का, ऐसे हमको मालूम है क्यों नंबर नहीं मिल रहा है। एक सेंटेंस बिना ग्रामर के एरर के नहीं लिख पा रहे हैं बच्चे। इज आर नहीं पता है कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वेयर की जगह वाज, वाज की जगह वेयर, यही चल रहा है। कहाँ से मिलेगा नंबर इंग्लिश मीडियम वालों को? सब हिंदी में स्विच कर रहे हैं, नंबर मिल जाता है। तो यहाँ कंपटीशन इंग्लिश मीडियम का बहुत कम है। आप बहुत बेसिक लेवल पे भी कमांड कर लीजिएगा ना अपने ग्रामर वगैरह पे, आपका यहाँ पे इजीली ये स्कोर आएगा। इजीली, सबसे आसान तरीके से 170-80 लाना अगर है तो वो केवल ऐसे में होगा। जीएस 1 में भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर डीआई पे कमांड है भी तो पता नहीं ना करंट अफेयर्स कहाँ ले जाएगा। ये दोनों मालूम है आपको, हिस्ट्री में आप पूरा ला सकते हैं, डीआई में आप पूरा ला सकते हैं स्कोर, लेकिन करंट अफेयर्स मालूम है क्या पूछने वाला है? किसी को कोई आइडिया नहीं है। 70वीं जैसा बहुत आसान भी हो सकता है, 68 जैसा काफी मुश्किल भी हो सकता है। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स का, एकदम किसी से पल्ले नहीं पड़ रहा था। प्रीलिम्स वाला इवेंट मेंस में पूछा हुआ है, जिसका नाम हम लोग प्रीलिम्स में सुने होंगे कि हाँ क्या पढ़ते थे प्रीलिम्स में कि ये इवेंट है, ये राजस्थान में कहीं पे हुआ है। प्री में तो यही पढ़ते हैं, उस इवेंट पे कहा आंसर लिखो। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का मेहनत करिए तो भी सबसे बेहतरीन आंसर वालों को 160, 4-5 लोगों को 170 तक आएगा, 10 लोगों को 170 आएगा। लेकिन यहाँ इजिली 170-80 आ सकता है, बस प्रोवाइडेड वो हेजिटेशन खत्म करना है, ग्रामर पे थोड़ा कमांड रखना है, और लिखने का जो आपका प्रैक्टिस है वो जितना ज्यादा हो उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हुआ ओवरव्यू अबाउट कंपलसरी पेपर। जो क्वालिफाइंग पेपर है वो कौन कौन सा है? 2, एक हिंदी और दूसरा ऑप्शनल। एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शनल होता है अब, और
हिंदी का जो है उसमें कुछ कुछ निबंध वगैरह छोटा सा लिखने को आएगा, वो भी इजीली आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब ये पैटर्न हुआ, इनमें हमने आपको बोला अगर जीएस में हमको फोकस करना हो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करेंगे, पॉलिटी पे। दूसरा ये एक डायमेंशन समझिए हिस्ट्री का, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। लगभग बच्चा को मालूम है क्या क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा कोई है जिसको नहीं मालूम हो? सबको मालूम है कि चंपारण सत्याग्रह बहुत जरूरी आना ही आना है, और आप देख रहे हैं कि हर साल पूछ रहा है। अभी एक डीएसओ का पेपर हुआ उसमें 2 बार पूछ दिया, 2 जगह पे मेंशन है ये क्वेश्चन, मतलब कि ये बहुत रेलिवेंट हो गया चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करेंगे तो हिस्ट्री में आपके पास टॉपिक्स बहुत मालूम है कि क्या करना है, 15-20 टॉपिक होगा, मैक्सिमम 22-23 होगा। लेकिन अब आप कैसे किसी से बेहतर कर पाइएगा, इसमें क्या तरीका हो सकता है? इनको भी मालूम है चंपारण सत्याग्रह आना है, इनको भी मालूम है, इनको भी मालूम है संथाल आना है, आपको भी मालूम है, तो फिर कैसे होगा? और सब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिए तो नोट्स आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगा, डीयू का नोट, जेएनयू का नोट, इग्नू का नोट्स, बहुत कुछ है। कैसे आएगा? उस राइटिंग में, उस कंटेंट में आप कितना एनरिचमेंट और एनहांसमेंट कर रहे हैं, एक, और दूसरा उसको प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका। जैसे मान लीजिए संथाल रिवोल्ट, तो कॉजेज, कोर्स ऑफ द मूवमेंट, आउटकम्स, क्रिटिसिज्म, ये सब कर लिए। स्कॉलर्स का ओपिनियन संथाल रिवोल्ट के ऊपर, ये स्कॉलर्स ने क्या बोला इसके बारे में, ये एक पॉइंट है जो आप एनरिच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हर एक डायमेंशन में यहां भी एनरिचमेंट करने का स्कोप है आपके पास, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर आप सब क्वेश्चन में एक एक नंबर भी एक्स्ट्रा लेकर आते हैं तो बाकी से आप कम से कम 10 नंबर का एडवांटेज ले सकते हैं, तो बहुत बड़ा बात। अगर शॉर्ट में 1 नंबर बढ़ रहा है, लॉन्ग में 2 नंबर बढ़ रहा है, आपका 10 नंबर बढ़ गया, इसी से 10 नंबर मेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रैंकिंग तक में भी। तो यहाँ पे भी नहीं समझना है कि हाँ ये सब आप कर सकते हैं एनरिच अपना पार्ट को, आंसर को। करंट अफेयर्स के लिए अब क्या होता है, देखिए 2-3 चीजें करंट अफेयर्स को अप्रोच कैसे रखना है। सबसे पहला, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट का जितना डेवलपमेंट है वो आप हमेशा अप टू डेट रखिए। ये होता है पहला तरीका करंट अफेयर्स को कवर करने का। क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे अभी पिछले साल का, तो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन बेसिक पूछ रहा है अगर पॉलिटी का भी, बट उसमें करंट डायमेंशन रह रहा है। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें आपने कवर कर ली हैं अभी तक, उसमें कितना ज्यादा आप अपडेशन कर रहे हैं न्यूज़पेपर से, और वो बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर कैन नॉट बी स्किप्ड। मेंस के लिए आप न्यूज़पेपर स्किप नहीं कर सकते। प्री में चल जाता है एक बार को कि आप मिस कर दो, ठीक है, लेकिन आप मेंस के लिए न्यूज़पेपर के पार्ट को स्किप नहीं कीजिए। आए दिन कुछ मिलता है, जैसे एक सिंपल सा चीज, इंडिया यूएस का ट्रेड डील है, इंडिया ईयू का ट्रेड डील है, ये चल रहा है न्यूज में। इंडिया यूएस आपने पढ़ा हुआ अगर आईआर में बेसिक, अभी तक आपने जो पढ़ा था एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, चैलेंजेस, सब पढ़ लिया। चैलेंजेस में हमने पढ़ा होगा ट्रेड, अभी तक जब नहीं हुआ था तब तक लोग चैलेंज में क्या पढ़े होंगे कि जीएसपी एक मिलता था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो भी यूएस छीन लिया इंडिया का। तो ट्रेड को लेकर इशू है, ये एक सॉल्यूशन के रूप में ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अब आपके नोट्स जहां तक कंप्लीट हुआ उसके बाद ये पेपर ही तो वो ऐड करेगा कि हाँ अब ये क्या है, हमारा एक सॉल्यूशन इसका आ गया। अलग से आप उम्मीद करेंगे कि सिर्फ इंडिया यूएस का ट्रेड पे क्वेश्चन आएगा, तो लाइकली है कि नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, सिर्फ ट्रेड डील पे पूछ दे, अगर पूछा तो शॉर्ट में पूछेगा। लार्जर पर्सपेक्टिव में पूछेगा तो वो ट्रेड डील आपको ऐड करना है अपने आंसर में। समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पहला चीज करंट अफेयर्स अप्रोच क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनरिचमेंट। आप पॉलिटी पढ़े, हम प्रेमबल पढ़ाएं, सॉवरेन में जो जो एग्जाम्पल मेरे टाइम तक हुआ हम बता देंगे आपको। हो सकता है उसके बाद ऐसा हो कि ट्रम्प बोले कि हम टैरिफ 0% कर दिए इंडिया पे, और रशिया का से ऑयल लेने का भी जो आपके ऊपर कंडीशन था कि नहीं लेना है, वो हम हटा लिए। तो ये क्या दिखला रहा है हमारा, क्या दिखला रहा है हमारा, सोवरेनिटी को दिखला रहा है। तो अब हो सकता है कि मेरे क्लास तक ये पॉइंट नहीं आया हो, ये किसका, फिर आपका काम होगा ना क्या करना है इसको, वो एग्जाम्पल अपडेट करना। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनरिचमेंट करिएगा तो आपका हर एक डायमेंशन एनरिच हो जाएगा। और दूसरा होता है कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के साथ अलाइन नहीं होंगे, वो आपको अलग से सिर्फ करंट ओरिएंटेड फॉर्म में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, एनआरसी हो गया, एसआईआर हो गया,
ये चीजें ऐसी हैं कि सेक्लूडेड पार्ट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा यहाँ से। मणिपुर क्राइसिस हो गया, समझ रहे हैं आप बात को, 370 आर्टिकल का रिवोकेशन हो गया, ये इसके लिए कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैकग्राउंड की जरूरत बहुत नहीं है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पास 4 पेज का नोट्स होगा, आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो दो तरह से करंट अफेयर्स सेग्रीगेट करके पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और उसके लिए आप हर दिन पेपर देखेंगे, पेपर भी आपको मिल जाएगा, आई थिंक कल मिला होगा ग्रुप में जो लोग होंगे उनको मिला होगा पेपर, हाईलाइट करके कि हाँ ये मेंस वाला पार्ट है, उसमें आप तुरंत देखिए किस टॉपिक में जा सकता है, आप ऐड करेंगे। ये करंट अफेयर्स का अप्रोच होगा। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। देखिए ड्यूरेशन बीपीएससी का माने तो उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है, वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन आप एज अ नॉर्मल कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल का वही करना है, ठीक है, 1 साल का करना है, उससे ज़्यादा का नहीं, उसके हाथ पैर नहीं मारना होता कि आप पुराना कोई इवेंट पे पूछ रहे हैं, नहीं जाना है उसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, अभी तक बहुत सारे लोग इसको कैजुअली लेते थे 70वीं बीपीएससी के पहले तक। 70th बीपीएससी में अगर हम बोले 70% बच्चा या 90% बच्चा जिनका नहीं हुआ मेंस, केवल और केवल इसके कारण। समझ गया ना, अंतर समझिएगा क्यों ऐसा हुआ। मान लीजिए आप हिस्ट्री का 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कितना, 2 लॉन्ग, दोनों लॉन्ग नहीं कर पाए, कितना नंबर का 2 लॉन्ग होता है, 76, 38, और डीआई कितना का होता है, दोनों आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, अगर 2 अलग अलग कंडीशन है, एक बच्चा ये दोनों अटेम्प्ट नहीं कर पाया, एक बच्चा ये नहीं कर पाया, किस में ज्यादा लॉस में है वो, यहां पे दोनों अटेम्प्ट भी करता तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आता, तो 38 से यहां 72 में, इकलौता सेक्शन जहां आपको 100% मार्क्स मिलता है और रेगुलरली मिलता है बच्चों को, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात, इसीलिए ये वाला पार्ट को भी कैजुअली नहीं लेना है, ये भी चीजें को कैजुअली आपको नहीं लेना है। डीआई की क्लासेस जो है वो वीकेंड्स पे चलेंगी, हर हफ्ते एक क्लास होगा, ये नहीं कि अब आ नहीं रहे हैं कि चलो संडे है सैटरडे है छुट्टी मनाना है, नहीं, ऑब्वियसली टेस्ट तो होगा ही शनिवार को, डीआई की क्लास भी हर वीकेंड हर हफ्ते एक क्लास होगी, वो स्किप नहीं करना है। दूसरा चीज, जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन मोड में जुड़े हैं, आपको ऑनलाइन लेक्चर का एक्सेस मिलेगा, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है कि आप आ नहीं रहे, वो मेरे हाथ में, हम आपको ऑफलाइन प्रॉमिस किए हुए हैं, हम कभी भी एक्सेस छीन लेंगे कि नहीं, एक्सेस तो मिल ही जाएगा, कौन जाएगा क्लास, छोड़ो। जो चीज़ क्लास ऑफलाइन क्लास का जो आपको एक वर्थ है, वो आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो वहाँ पे उस तरह से उतना क्लैरिटी हो सकता है आपको नहीं। ऑफलाइन आपने एडमिशन क्यों लिया है, फिर इसीलिए लिया है कि आपको जो डाउट हो आप सामने पूछो, ज़्यादा पैसा आप क्यों दे रहे हैं ऑनलाइन वालों से, इसीलिए दे रहे हैं कि आप सामने डाउट पूछिए, समस्या है मेंटर से मिलिए। तो ये नहीं समझना है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो नहीं आया, डीआई है लास्ट में देखिए डीआई का रेलेवेंस कितना है, जिस बच्चा का इस बार मेंस में उससे आगे पूछिए वो बता देगा इसका क्या रेलेवेंस है। तो इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, समझना है ध्यान से आपको। GS2 में पॉलिटी, सिर्फ यहाँ पॉलिटी लाई नहीं कर रहा है, करंट अफेयर्स में भी कर रहा है, तो अगर 114 नंबर यहाँ है तो 80-90 नंबर इधर भी है, बहुत रेलिवेंट है। क्लासेस जो हैं ये पॉलिटी में अभी आपको हम क्लास प्लान में दिखाएंगे, पॉलिटी में ओवरऑल जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है हमारा वो सब हम लोग करेंगे 8 मॉड्यूल में, और एक अलग से पूरा करंट ओरिएंटेड जो चीज़ें रह जाएंगी पिछले 1 साल की इंक्लूडिंग द एक्ट्स, वो सब हम लोग करेंगे उसमें। इकोनॉमी ज्योग्राफी, किसी एक को कम वेटेज किसी एक को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं हमने बनाया अपने क्लास प्लान में, इक्वल वेटेज 10 से 12 क्लास ज्योग्राफी को भी मिलेगा, इकोनॉमी के लिए जो चाहिए होता है इंक्लूडिंग बिहार अगर हम लोग ऐड कर दें तो 20 क्लास के आसपास इकोनॉमी के लिए चाहिए, वो सब आपको इसमें प्रॉपर कराया जाएगा। अगेन विथ यहाँ पर जो इकोनॉमी की क्लासेस आपको होंगी ज्योग्राफी की होंगी, उसमें आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको इस तरह से समझाया जाएगा चीज़ों को, पॉइंट्स आपके पास लिखवाए जाएंगे, सब रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है इकोनॉमी में जो आप ग्राफ से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको नहीं मिलता होगा जनरली आप जब पढ़ेंगे कहीं पे भी, क्योंकि मालूम है कि हाँ इसको पॉइंट बता दो पॉवर्टी का, ये सारा पॉइंट है। अब पॉवर्टी के बहुत सारे कॉजेज होते हैं ना, आप कॉजेज को एक पॉइंट में लिखते हैं 5 पॉइंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, लेकिन आपको जब यहाँ पढ़ाया जाएगा तो उसको फिर फर्दर ब्रेक होगा, सोशल कॉजेज क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, इस तरह से ब्रेक करके भी आपको फिर इतना डेप्थ में चीज़ों को बताना है।
अगेन वही चीज है, एनरिचमेंट का स्कोप एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस बिहार में, इस पे क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है बीपीएससी। आपके पास क्या नया पॉइंट होगा? समझ रहे बात को ना? तो वो चीजों को सिंक्रोनाइज करते हुए फिर ज्योग्राफी में अभी तक जिस तरह से ज्योग्राफी उसने टच किया है बीपीएससी ने, कुछ पार्ट जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है बहुत लार्जली। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये सब चीज कभी सुने होंगे आप लोग प्री के पढ़ते समय, लेकिन ये भी हम लोग बताएंगे, कोई पता थोड़ी है कहाँ से पूछ देगा। तो जहां जहां प्रोबेबल क्वेश्चंस बनने का स्कोप रहेगा ज्योग्राफी में भी, वो पार्ट भी हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। देन साइंस एंड टेक, ये लार्जली करंट ओरिएंटेड हो चुका है, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जो बेसिक से हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगेन यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा गेम रहेगा क्या चीज का, आप कितना नया एग्जाम्पल ऐड करते हो। अब जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हर पॉसिबल सेक्टर में जो एआई का इस्तेमाल है वो आपको मालूम होना चाहिए विथ एग्जाम्पल। प्लस बिहार का भी अपना एआई मिशन लॉन्च हुआ है, तो बिहार का क्या स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ये सारा कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस जैसे अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आप अपने आंसर में भी तो लिख सकते हो। जैसे परसों एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ, तो उससे पूछा गया एआई को आप किस तरह से, वो अभी आरओ है, तो एआई को आप आरओ में कैसे अप्लाई करेंगे अपने उस काम को करते हुए। तो हम लोग एक सेक्शन ये भी बना सकते हैं ना, एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक हेडर ये भी है, जो इंटरव्यू में पूछ रहा है आप आंसर में भी तो दिखा सकते हो उसको बहुत अच्छे से। तो ये सारी चीजें हम लोग की कितना ज्यादा पॉसिबल एग्जाम्पल हम लोग साइंस टेक में यूज कर पाए। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का भी नेशनल लेवल का भी, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी वाले पार्ट में थोड़ा क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, चूंकि हमको बहुत उम्मीद है इस बार या तो एसए में या फिर साइंस एंड टेक वाले पार्ट में या करंट अफेयर्स में एयर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा हमको लग रहा है। तो आपको ये वाला पार्ट होना चाहिए कि जितना डेप्थ में और जितना ज्यादा एग्जाम्पल आपको इस टॉपिक के बारे में मालूम हो, साइंस टेक में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे के लिए जहां तक बात है, सबसे पहला काम ये कर ऐसे के लिए रखना है आपको ध्यान में कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग समझते हैं, जो जो चीज आप सोच सकते हैं उस चीज के टॉपिक के बारे में, वो सोच कर कॉपी में लिखना। ये चीज अगर आप करने में मास्टरी कर लिए, तो आपको सबसे ज्यादा इसका फायदा ऐसे के साथ साथ इनके आंसर्स लिखने में होगा। लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को क्या होता है, क्यों नहीं लिख पाते 20-22 मिनट में, या अच्छा नहीं लिख पाते हैं, उसका वजह है क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाते हैं और लिखना पहले शुरू कर देते हैं, और फिर बीच में बार बार 10 बार रुकेंगे कि अब आगे क्या लिखें। ये अप्रोच नहीं होता आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग का सही अप्रोच क्या है, क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले समझना, ठीक है। आपको जो हैंडआउट मिला ना, उसमें सेकंड पेज एक बार खोलिए। क्या है सबसे पहला, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आपके सामने हम एक क्वेश्चन रखते हैं अभी, ये क्वेश्चन आपके सामने हम रखे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से आप। क्वेश्चन ये 17वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, करंट अफेयर सेक्शन का। सबको पढ़ा रहा है क्वेश्चन पीछे, ठीक। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोalition पॉलिटिक्स ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को में क्या लिखेंगे ये बताइए हमको, ऐसे ही आप लोग सोच सोच के बताइए, नॉर्मल, सही गलत टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है बताइए। पढ़िए फिर से क्वेश्चन को अच्छे से, और क्या होना चाहिए इसमें, कंटेंट में क्या लिखेंगे वो बताइए। क्या कर रहा था, हाँ ठीक है, और कोई डिफीट का, उसके डिफीट का मेरिट डिमेरिट, ठीक है। कॉजेज शो कर सकते हैं, क्या क्या कारण था जिस कारण से हारे, और कोई
ठीक है, ये सब लिखेंगे। और कुछ? छोटे पार्टी बड़े पार्टी का अरिथमेटिक। ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, और देखिए यही जो पहला पॉइंट हम लोग लिखे ना कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, उसके लिए क्या होता है कि आपको जो पहला 20 सेकेंड मिलेगा क्वेश्चन देखने के बाद, आपको सबसे पहले समझना है इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स का मतलब मेरे लिए क्या होता है, कीवर्ड्स का मतलब डिस्कस और क्रिटिकली एग्जामिन ये सब नहीं। मेरे लिए मतलब होता है कीवर्ड्स का मतलब कि जो भी आपके आंसर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स रहेगा वो कीवर्ड है। जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं ना, वो आपके आंसर में क्या होना चाहिए, हेडिंग और सब हेडिंग। अब पढ़ते हैं एक बार। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड, तो डायरेक्शन के साथ लगा हुआ है मतलब डायरेक्शन ऑफ कोalition, डायरेक्शन ऑफ यूनिटी किसका, तो पहला हेडर बना डायरेक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ, दूसरा डायरेक्शन ऑफ कोalition पॉलिटिक्स ऑफ, किसके बाद, तो आम आदमी पार्टी का इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, अब उसका कोई जिक्र यहाँ नहीं करिए कि क्या सीट हुआ है, क्यों हारे, क्या नहीं। आफ्टर द डिफीट ऑफ, मतलब जो ये हार हुई है इनकी, इसके बाद ऑपोजिशन पार्टी का जो यूनिटी का डायरेक्शन होना चाहिए और जो कोalition पॉलिटिक्स का डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये हम लोग को बस लिखना है। मतलब आपके आंसर में आप स्टार्ट जरूर कर दो उस इवेंट से कि इन द रिसेंटली कंक्लूडेड दिल्ली असेंबली इलेक्शन आम आदमी पार्टी लॉस्ट टू एनडीए अलायंस बाय दिस मेनी सीट्स, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब अगला हेडिंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूनिटी ऑफ, इसमें क्या लिख सकते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए पंजाब का एग्जांपल। पंजाब में हुआ क्या, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ने वाली थी, नहीं लड़ी। इस कारण से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ाई की। ठीक है, अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ वहां पे, वो नुकसान केवल इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है उसका टिकट का मतलब उसका जो वोट है वो काटे। सेम चीज यहां रेप्लिकेट हुआ है। क्या हुआ यहां पर, 12 सीटों पर कांग्रेस को जितना वोट मिला है दिल्ली में, उससे कम वोट डिफरेंस से बीजेपी आम आदमी पार्टी से जीती है। मतलब दोनों साथ में लड़ते तो किसकी गवर्नमेंट बनती, आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस का जो अलायंस था उसका। तो यूनिटी मिस हुआ। ये चीज अगेन दिखाएंगे एनडीए का ये पार्ट कितना स्ट्रांग है इलेक्शंस को लेकर। आप बिहार का एग्जांपल दे सकते हैं, अभी अभी अगर आप लिख रहे होते तो बिहार का एग्जांपल दे दीजिए, उसके पहले लिख रहे होते तो आप बाकी जगह का एग्जांपल दे सकते थे। दूसरा, कोalition पॉलिटिक्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो मंत्रालय जब बंटवारा हो रहा है वहां पर आप क्या करिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं बिहार के अंदर कम सीट होते हुए भी सीएम बनाना किसको, एनडीए का कोalition पॉलिटिक्स का डायरेक्शन है ये। इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा अपोजिशन पार्टीज को भी। यानी कि आपके पास मोर और लेस कुछ कुछ पॉइंट्स था, सबके पास बहुत पॉइंट नहीं होगा, हम मानते हैं इस आंसर में सब किसी को भी बहुत अच्छा नंबर नहीं मिला होगा, लेकिन जिनके आंसर में एग्जामिनर को ये दोनों हेडिंग दिखा होगा ना, वो बाकी लोग से बेहतर नंबर लेकर आया। ये बात समझ रहे हैं, ये डिमांड है कि आप क्वेश्चन को समझिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो खैर बीपीएससी, रसिया का स्पेलिंग देखिए जरा। सो रसिया यूक्रेन वॉर का कितना साल हो गया, 3 साल। थ्रोइंग लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ दिस वॉर, डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन, फटाफट 20 सेकंड में कीवर्ड बताइए। कॉजेज और इफेक्ट ऑन वर्ल्ड। चूंकि लिखा है 3 साल हुआ है तो हम इंट्रोडक्शन कर देंगे क्या, 24 फरवरी को शुरू हुआ था ना, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, 3 साल कंप्लीट हुआ है हाल ही में, ये से इंट्रोडक्शन हो सकता है। ये समझ गए आप ना, कॉजेज और क्या,
डेट तो आप प्री में पढ़े होंगे हमको लगता है मोस्टली, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ों का डेट नहीं भी आता है तो रिसेंटली लिख दीजिए, छोड़ दीजिए डेट, ये एनरिचमेंट का ही तो पार्ट है ये सब। अब देखिए यहाँ पर हम इफेक्ट की जगह कोई बच्चा लिखे इम्पैक्ट ऑन पॉइंट्स, अंदर सब दोनों बच्चा का सेम है, एक को आधा नंबर कम मिलेगा, समझे बात को, हो सकता है एक नंबर कम मिलेगा, मेरे जैसा स्ट्रिक्ट टीचर रहेगा एक नंबर कम देगा, क्योंकि मेरा क्यों एक नंबर हम काटे हैं, आप क्वेश्चन ठीक से, मेरा मानना आप नहीं समझे हैं, नहीं तो आप समझे होते तो आपके क्वेश्चन पेपर पे ये अंडरलाइन हुआ रहता ऐसे, और यही फिर कहाँ दिखा होता, कॉपी के हेडिंग। तो यही चीज सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है आंसर राइटिंग का, क्या, अंडरस्टैंड द, दूसरा स्टिक टू द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से क्या समझ रहे हैं हम लोग कि जितना आस्क लिमिट है उससे ज्यादा आप, दो दिक्कत आएगा इसमें, खासकर सबसे ज्यादा शॉर्ट आंसर में आपको 2 ही पेज मिलेगा आगे पीछे, लॉन्ग में तो हो सकता है कि किसी का राइटिंग मान लीजिए ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा आगे भी चला जाता है, तो वहाँ 7 पेज के आसपास रहता है स्पेस, लिखना 5 ही में है आपको, 5 से 6 मैक्सिमम, क्योंकि 400 वर्ड में लिखना है। लेकिन अगर आपको वर्ड लिमिट में स्टिक रहने की आदत नहीं है तो आपका शॉर्ट आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा, प्लस ज़्यादा टाइम लगाएगा। अब आपको मालूम है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 5 से ऊपर किसी को नहीं मिलेगा, सबसे बेस्ट आंसर कितना मिलेगा, 5। तो हम इसके लिए क्यों इतना पागल हो, अगर आधा पॉइंट कम भी रहेगा, 4 मिलेगा, 4.5 मिलेगा, कितना कम मिला पहले से, आधा नंबर, 1 नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे एक मास्टरी आपको करना पड़ेगा इसके स्किल पे, इसके आंसर राइटिंग के अप्रोच पे, कि किस तरह से आप शॉर्ट आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम आपको ये बताएं, इस क्वेश्चन को अगर प्रेजेंट करना होगा तो सिंपल सा एक तरीका है, पहला पेज में हम बताएं आपको कि आप डेट लिख के दिखाते 3 साल कंप्लीट, उसी पेज में आपको हम यहाँ बता ही देते हैं, इंट्रोडक्शन अगर आप किए, आप लिख दिए 3 साल, वो वाला सेंटेंस लिखे, यहां तक आ गया, ठीक है। फर्स्ट पेज में जो बाकी स्पेस बचा, पहला हेडिंग क्या आएगा, कॉजेज ऑफ वॉर, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका, जितने पॉइंट्स हैं सेंटेंस में ही लिखिए, बट इस तरह से बना के दिखाना है। अगले पेज में जाइए, दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सेम इसका आप फ्लो चार्ट बनाइए। एक एनरिचमेंट यहाँ क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया भी तो आएगा, आप हो सकता है एक पॉइंट यहाँ भी लिख देते हैं, तो आप ये दोनों हेडर दिखा दीजिए। अगर आपको उतना समय बच रहा है कि हाँ आप उसको और एनरिच कर सकते हो, आप इस पर मास्टरी कर चुके हैं, स्पीड आ चुका है, तुरंत एक और दिखा दीजिए, इफेक्ट ऑन इंडिया, और लास्ट में एक लाइन कंक्लूजन। जैसे अभी कंक्लूड करने के लिए आएगा तो किस पे कंक्लूड कर सकते हैं, तो जिस तरह से हम लोग, अभी आया परसों का न्यूज़ था कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम लोग इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे, आइए इस पूरे पर्टिकुलर हम लोग जो डायमेंशन है, मतलब हमारा जो रशिया यूक्रेन वॉर है, उसको अगस्त तक खत्म कर देंगे, ये अभी बात है। उस तरह का कोई एक लाइन से लिख सकते हैं कि हाँ ग्लोबल जो पार्टिसिपेशन है उससे ये चीज़ें ठीक हो सकती है। ये बात समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर हो गया शॉर्ट आंसर का। तो अब यहाँ वर्ड लिमिट में भी आप रह गए, और आपको ये आंसर लिखने के लिए मिलेगा कितना समय, 5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते, और इससे बेस्ट नंबर कुछ आएगा भी नहीं, 5 से ऊपर किसी को नहीं आने वाला। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्या है, स्ट्रक्चर योर आंसर विथ, ये लॉन्ग आंसर के लिए बहुत एप्लीकेबल रहेगा, शॉर्ट में उतना नहीं रहेगा। शॉर्ट में बहुत सारे ऐसे आंसर्स भी हम देखें जहाँ कंक्लूजन नहीं था, नंबर मिलता है अच्छा, वही जो क्वेश्चन में कीवर्ड था आपके हेडिंग में रिफ्लेक्ट अगर हो गया तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत जरूरी है कि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग करें। स्ट्रक्चरिंग कैसे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा जल्दी, इसमें एक और चीज सीखना है आपको, और वो क्या है, कनेक्टिंग लाइंस एंड वर्ड्स। इंट्रो से बॉडी में जाए तो कनेक्टिंग लाइन का जरूरत पड़ेगा जब बॉडी में ही आप सपोज 3 पैराग्राफ लिख रहे हैं, 4 पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इसमें यूज होता है क्या, कनेक्टिंग वर्ड्स। एग्जाम्पल कुछ बताइए कनेक्टिंग वर्ड्स का, ठीक है। एडिशनली,
हाउएवर, फर्दरमोर, ये सब क्या वर्ड्स हैं? तो आप इस तरह के वर्ड से जब अपना पैराग्राफ चेंज करिएगा तो ये दिखाता है कंटिन्यूटी। तो स्ट्रक्चर में सिर्फ ये नहीं कि आप इंट्रोडक्शन दिखा दिए हैं, आप बॉडी दिखा दिए, आप कंक्लूजन दिखा दिए हैं, इट शुड ऑल्सो इंक्लूड द फ्लो। एग्जामिनर जब पढ़ना शुरू करे यहाँ से तो लास्ट तक उसको कहीं ऐसा नहीं लगे कि आप भटक गए, और वो भटकाना नहीं दिखाना है तो उसके लिए हम लोग को हमेशा हर दो पैराग्राफ के बीच में जो है वो एक कड़ी दिखना चाहिए जो इनको जोड़ रहा हो। समझ में आया ना बात? ये स्किल अगर आप सीख लेंगे तो ऐसे में और बहुत काम आएगा। ऐसे में तो ऐसा टोटल 10-12 पैराग्राफ लिखना है, और वहाँ और परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल से इकोनॉमिक में कैसे जाएं। तो वही चीज़ अगर आप सीखे हुए हैं तो आप बहुत अच्छे से ऐसे भी बिना मोनोटोनस लगे हुए लिख सकते हो। तो स्ट्रक्चरिंग पे इस तरह से काम करना है। इंट्रोडक्शन आपने कोई दिया, इंट्रोडक्शन के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर बताएंगे कि हाँ किस तरह का इंट्रोडक्शन आप हिस्ट्री में दे सकते हैं, किस तरह का, जैसे पॉलिटी की बात आएगी हम बताएंगे, कोर्ट से आप शुरू कर सकते हो। रिसेंट डेवलपमेंट, मान लीजिए क्वेश्चन आया था एक शॉर्ट आंसर में, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इसको शुरू करना होगा हमको तो हम अभी क्या चीज़, कौन सा आया अमेंडमेंट बिल 130वां, तो 130वां से शुरू कर देंगे कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज इंट्रोड्यूस रिसेंटली द 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज मेंशन अंडर 368 टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया बात ना? तो इस तरह से इंट्रोडक्शन पॉलिटी में या तो फेडरलिज्म पे आया तो केसी वियरे का कोट, ग्रैनविल ऑस्टिन का कोट, बहुत सारे कोट्स हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स पे आया तो हम लोग रजनी कोठारी का कोट, बहुत सारे कोट हैं जिससे आप शुरू कर सकते हैं। या रिसेंट डेवलपमेंट से, और कुछ नहीं समझ में आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन है तो सीधा पार्ट 3 से शुरू कर दिए, पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपना वेरी करेगा, जैसे ज्योग्राफी में आप कोट यूज नहीं कर सकते, समझ रहे बात ना? तो ये सब्जेक्ट वेरी करेगा फिर, लेकिन ये चीजें हर जगह आपको यूज करना पड़ेगा, कनेक्टिंग वर्ड्स एंड कनेक्टिंग लाइंस। यहां तक कोई दिक्कत? अगला पार्ट समझिए, सब्सटेंशिएट पॉइंट्स विद फैक्ट्स, एग्जांपल्स एंड। अब देखिए पॉलिटी है, खासकर GS2 में इसको अप्लाई करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक। अब आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं और आप डायग्राम नहीं बनाए, मॉनसून पे क्वेश्चन आया था, अगर कोई भी आप खुद एग्जामिनर बनिए, अभी आपके पास 2 कॉपी है, एक बहुत अच्छे से मॉनसून के थियोरी को पूरा का पूरा पॉइंट वाइज समझाया है, क्लासिकल थियोरी से लेकर सब थियोरी, एल नीनो, एनसो, सबका इफेक्ट भी बता दिया, और दूसरे कॉपी में 1-2 पॉइंट कम है लेकिन एक डायग्राम से पूरा का पूरा समझाया है रिवर्सल ऑफ विंड्स मॉनसून वाला, किसको ज्यादा नंबर दीजिएगा? समझ रहे बात को ना? कोई कोई सब्जेक्ट का अपना स्पेसिफिक डिमांड होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अगर आप आई और वॉल वाला पूरा का पूरा डायग्राम बना दिए, समझ रहे बात को, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा नंबर मिलेगा। इकोनॉमी है, अगर आप ग्राफ बना दे, अगर आप बॉक्स में अलग से स्पेसिफिक हर सेक्टर का डेटा दिखा दीजिए, बजट आ गया, सर्वे आ गया, तुरंत उसका डेटा अलग से दिखा, एग्रीकल्चर पे 4 पॉइंट लिखे हैं और एक बॉक्स बगल में बना के उसका डेटा, उसमें भी कुछ और बच्चे क्या कर रहे हैं, बिहार स्पेसिफिक अलग एक बॉक्स बना के डेटा। पॉलिटी का आंसर आप लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन आपसे पूछा कास्ट इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अब हम लिख तो दे रहे हैं वहां पे कि हाँ ऐसे कैंडिडेट्स के जीतने की चांसेस ज्यादा हैं, वहीं लिख दीजिए कितना ज्यादा है, डेटा मालूम है, ADR का रिपोर्ट से डाल दीजिए कितना % ज्यादा एक नॉर्मल कैंडिडेट से जीतने का चांसेस उनका। संख्या लोकसभा में लगातार क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों की बढ़ी है, ग्राफ बना दीजिए फटाक से किस तरह से बढ़ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली GS2 में जहां पे आपको सारा कुछ हर दिन चेंज हो रहा है, और वो चेंजेस को आप अगर अपडेट करते हैं डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, डायग्राम के साथ, तो बहुत बेहतरीन आंसर हो सकता है। GS1 में भी कुछ कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं ऐसे जहाँ पे आपके पास ये स्कोप रहेगा। हिस्ट्री में तो ऐसा कोई स्कोप ज़्यादा नहीं है, हिस्ट्री में वैसे भी जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, या हिस्ट्री में भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, संथाल है, मुंडा है, जिस एरिया में ये हुआ मैप बनाइए, बहुत बच्चे बनाते हैं, वो मैप बना दीजिए बॉक्स में तुरंत। पेंटिंग का है तो कोई स्ट्रक्चर बना दीजिए,
तो नॉर्मल रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी हम लोग बना सकते हैं डायग्राम। केंद्र कहां कहां पे, ये एक बच्चे का देखा थे, वो क्या किया, बॉक्स में सारे सेंटर्स बना दिया और जो जो लीडर था ना वो मैप के ऊपर ऐसे डॉट दे के लीडर का नाम, जैसे लखनऊ को पॉइंट आउट किया गया तो वहाँ बेगम हजरत महल, उस तरह से लिख दिया गया। बहुत अच्छा तरीका है, पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं, आपने अपना आंसर थोड़ा मोनोटोनस होने से भी बचा दिया, एक्स्ट्रा नंबर मिल गया। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी ये यूज करेंगे। ये फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। आपको करना यही है कि जो आपको पॉइंट्स देना था आप उसमें एक मिक्स रखे चीजों का। जैसे अगर आप वहां लिख दिए ऑलरेडी कि हाँ 43% से 46% हो गया इस बार लोकसभा में क्रिमिनल्स का, ये तो फिर ये ग्राफ का क्या मतलब? ये ग्राफ से आप दिखा रहे हैं कि हाँ ये समझ में आ गया, बढ़ गया। उसी तरह जब आप दिखा रहे हैं कि हाँ 1857 में ये सारे जगह पे ये लीडर्स थे, वो बॉक्स में बन गया, तो फिर पॉइंट में क्यों लिखना उसको? समझ में आया ना बात? तो ये बस है कि आपका आंसर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखे, और खासकर हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट जहां सबको मालूम है क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम लोग। समझ रहे बात को? इसके बाद क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। सबसे पहला रूल यही है, अगर आपने मेंस के आंसर अपने एग्जाम के दिन एक भी लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ा है, एक भी, आप उसी समय बाहर हैं। कभी वेट मत करिए कि हाँ आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, कोई चांस नहीं। एक भी अगर मेंस का क्वेश्चन छूटा है तो इतना हार्श कंपटीशन का लेवल हो चुका है, इतना टफ। अभी जैसे 5401 लोगों का कॉल आया ना इंटरव्यू का, हम ये बता सकते हैं और लिख के दे सकते हैं कि आई हैव सीन द कॉपी ऑफ 5402, 3, 4, 5। कोई होगा ना 5402वां, 3वां, चौथा, 5वां, मेरे पास वो कॉपी हम देखे हुए, हम आपको दिखा देंगे ना, तो आप हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए कि ऐसा कॉपी का नहीं हुआ, हम लोग कहाँ भी हैं। बट अगेन दो कारण था बस, एक ने एक क्वेश्चन छोड़ा था लॉन्ग, और एक का DI गलत हुआ था। मार्जिन ऑफ एरर अब ना के बराबर है, एज सिंपल एज दैट। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। पहला वीकेंड टेस्ट जो यहां दीजिएगा, इसमें भी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है, आता हो नहीं आता हो लिखना है। ये आपका लग्जरी नहीं हो सकता कि हम ऑप्शन नहीं बनाना है इसको। इट शुड बी अ कंपल्सन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा अगर अंदर, तो वहां जाइएगा तो ऐसा कितना क्वेश्चन आएगा जो शायद आपको लगेगा कि हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इट इज अ कंपल्सन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक शॉर्ट छूट जाए चलेगा, अगेन 2 शॉर्ट फिर नहीं छूटना चाहिए। एक शॉर्ट छूट जाए चलेगा, 2 शॉर्ट नहीं छूटना चाहिए। समझ में आया बात? तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जो झिझक है, हेजिटेशन है, हम बता दे रहे हैं, आपके और आपके इंटरव्यू कॉल में एक ही फासला आता है, वो है आपका झिझक, हेजिटेशन। जिस दिन आप ये निकाल के लिखने लगे एकदम मन से, आप मान के चलिए आपका मेंस का आधा टेंशन खत्म है। मोर देन 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी डिलेमा में फंसे हुए हैं कि अभी हम रेडी नहीं है लिखने के लिए। अरे रेडी कभी नहीं होइएगा। और दूसरा चीज कि हम अगर आज क्लास शुरू हुआ 11 फरवरी, सपोज बीपीएससी आपको एक सुनहरा मौका दे रहा है कल 12 फरवरी को कि आप सब लोग 70वीं मेंस लिख दीजिए। अगर आप लोग का अच्छा रहा तो आप लोग इंटरव्यू कॉल के लिए इसमें ऐड कर दिया जाएगा। कितने लोग हैं जो नहीं लिखेंगे जाके? कोई है ऐसा जो बोलेगा कि नहीं तैयारी नहीं है? एनीवन? कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो जब तैयारी होगा तभी लिखेंगे। समझ गए बात को ना? तो ये अंतर है कि हम लोग बस जो नॉर्मल टेस्ट है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसको हम लोग उतना इंपॉर्टेंट, और ये नहीं मानिएगा तो वो कॉल नहीं आएगा। सिंपल एकदम, हार्श रूल है। और लाइफ में सिंपल सा चीज, जितना कंफर्ट जोन में रहिएगा उतना आपके लिए नुकसान है, उतना डेलीकेट बन जाएगा, उतना आप वल्नरेबल अपने आप को बना दीजिए। एकदम हार्शनेस इन्वायरमेंट में, हार्श इन्वायरमेंट में रहिए हमेशा।
मतलब जो चैलेंजिंग लगे आपको वो करिए, ठीक है। अब ये नहीं कि ठंडा तो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, ये सब चैलेंजिंग नहीं, पढ़ाई में बोल रहे हैं कि ये लिखना मुश्किल लग रहा है, हम लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। पढ़ाई वाले तक ही इसको सीमित रखना है, इसके आगे इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। कि आपको जो चैलेंजिंग लगे इस फील्ड में ना, तो उसको करने का हिम्मत दिखाइए बस, और हम लिख के देते हैं, इसका फायदा होता है। एक टाइम पे हम जब दिल्ली में थे तो हम 14-14 घंटा सोते थे, मतलब हम सिर्फ सोते ही थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज। हम बता रहे हैं, बात मजाक नहीं है। उठ रहे हैं 1 बजे और सिर्फ इसलिए कि फिर सोएंगे। ऐसा फेज हम 2-3 महीने जिए हैं लाइफ में। कोचिंग शाम में होता था, आते थे रात को थोड़ा लेट तक, थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ, 2 बजे 3 बजे सोने गए, 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं, फिर सो रहे हैं। और अभी के समय में सोना मेरे लिए अब कोई ये नहीं रहा कि हाँ बहुत, अब सोते सिर्फ इसलिए है कि हाँ आज दिन का सारा काम हो चुका है तो कुछ है नहीं करने को, सो जाइए, सुबह उठ के फिर काम पे लगे। तो इतना ज्यादा हार्श बनाइए इन्वायरमेंट को कि आप उसमें एकदम ढल जाए और वो आपका फिर कंफर्ट जोन होने लगे। मतलब आंसर राइटिंग शुड बी योर कंफर्ट जोन। जिस दिन ये हो जाएगा, जैसे कि मेरे लिए ये काम बाकी किसी काम से बहुत आसान होगा कभी भी पढ़ाना, तो ये मेरा क्या बन गया अब। लेकिन एक टाइम पे क्या स्टार्टिंग से ऐसा था कि हाँ 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हर दिन, बट अब मेरे लिए ये एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गया। समझ गया बात को। ये आपको अपना आंसर राइटिंग के लिए बना लेना है कि ये आपके लिए कुछ एफर्टलेस लगना चाहिए। जैसे हम क्लास में आते हैं, मान लीजिए किसी को कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो मेरे हाथ में कुछ रहता जरूर है। आज किस्मत से वही है जो आपके पास है, नहीं तो हम कुछ भी उठा के ले आते हैं। रीजन भी हमको बस चाहिए कि हम एज अ टीचर जब क्लास में एंटर करें, खाली हाथ हमको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो जैसे पॉलिटी का क्लास था तो हम किस दिन एक था ज्योग्राफी का, उसको उठा के ले आए जस्ट टू शो कि मेरे हाथ में कुछ है। मतलब टीचिंग हैज बिकम एफर्टलेस फॉर मी। ये चीज आपको आंसर राइटिंग के लिए कर देना है कि आपके लिए ये बिल्कुल एफर्ट, इसमें कुछ नहीं लग रहा, आपका सोचना भी नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन सामने आते हुए। कंटेंट कर लेंगे काम हम लोग साथ में मिलके, बढ़ा लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। आप बस लिख के जब तक मेरे पास नहीं रखिएगा, हम इसमें क्या बताएंगे क्या गलती है। कोई चीज प्रैक्टिस होगा तब तो बताएंगे इसमें ये इंप्रूवमेंट करो। समझ गए बात को। तो ये बस डर निकाल दीजिए। आंसर राइटिंग का हम जो 4 स्टेज बोलते हैं ना, कि 4 स्टेजेस में आप एक परफेक्ट लिख सकते हैं आंसर, उसमें सबसे पहला यही है, हेजिटेशन। सो हेजिटेशन ब्रेक, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग। 90% बच्चे यहीं पे हैं और यहीं पे रह जाते हैं कुछ समय तक। जितना जल्दी आप ये स्टेज से ब्रेक करके आगे बढ़िएगा, कंटेंट, स्ट्रक्चरिंग, कंटेंट प्लस एनरिचमेंट, स्ट्रक्चरिंग, और चौथा स्पीड। यहां से निकले यहां पे आए, ये दोनों चीज को 4 से 5 महीना कर लीजिए रेगुलरली, एफर्टलेसली, ये आ गया अपने आप। यहीं पर रह जाते हैं अधिकतर बच्चे, यहां से सबसे पहले आप तुरंत बाहर आइएगा। फर्स्ट वीक से ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आप हेजिटेशन अपना खत्म कर चुके हैं। दूसरा चीज, हम थोड़ा सा आपको रियलिटी भी फेस कराते हैं। वीकेंड टेस्ट हो रहा है, अगर आपको लगता है लिखेंगे कम नंबर आएगा तो नहीं आते हैं रिजल्ट में नाम, कितना लोग आपको जान रहा है? 4-5 आदमी चेहरा से जान रहा है, नाम से शायद ही कोई जान रहा होगा। हम नहीं जान रहे, दूसरा कोई क्या जानेगा। समझ रहे बात को ना। तो ये चीज की उसमें आएगा लिस्ट में नाम, तो मेरा इज्जत चला जाएगा। अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो रियलिटी फेस करना है, बहुत ज्यादा नहीं है अभी भी। हाँ, अगर एक दिन वो सबसे ऊपर आएगा तो जरूर मांगेगा, अगर कॉपी दिखाओ रे, कैसे लिखे हो कि तुम्हारा फर्स्ट आ गया, तुम तो हमेशा लास्ट रहता था। ये थोड़ा सा फिर आपके लिए एक इनकरेजमेंट है ना, तो क्यों ना इसके लिए जाए। और दूसरा चीज की ये सोच कि हाँ जिस दिन लिखेंगे ऐसा लिखना है एकदम द हिंदू में छपे, उस दिन नहीं है। कल को अरे तो हमें लिखे थे आज पेपर में आ गया, ये वाला सोच लेके भी नहीं बैठना।
ठीक है ना। ये जब तक नहीं लिखेंगे ना 3-4 महीना, वैसा नहीं आंसर आएगा कि हम जैसे हम आपको बीच में कुछ कुछ कॉपीज दिखाएंगे, हो सकता है कल ही आपको एक एसे का कॉपी एक स्टूडेंट का दिखाएंगे जिसका कंफर्म है सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा 50 अटेम्प्ट हुआ होगा ऐसे का, तब जाके एक बेहतरीन ऐसे लिखी है वो अपने एग्जामिनेशन, समझे ना। तो वो पहला दिन नहीं वसा है, उस चक्कर में भी बहुत लोग नहीं लिखते हैं। और दूसरा, हम तैयार नहीं हैं। तैयार आप किसी भी दिन कोई कैंडिडेट बोल दे कि हम आज तैयार हैं, आज लेके आओ मेन सा क्वेश्चन, वो नहीं आता है दिन। मन में एक डर रहता ही है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, क्या हम लोग सही लिख पाएंगे, ये नहीं होता है कभी भी। तो हमेशा आप जो आपकी करंट लेवल है वही आपका बेस्ट है, उसी के साथ जाइए, ठीक है ना। तो वो हमेशा ध्यान रखना है। अवॉइड इररिलेवेंट डिटेल्स, जैसे कि इररिलेवेंट डिटेल्स क्यों होता है, आप क्वेश्चन समझे नहीं, उससे कनेक्टेड है पूरा का पूरा पॉइंट। जैसे हम बताएं कॉजेज और इफेक्ट्स आना बस उस क्वेश्चन में, अब कोई लगे कि रसिया यूक्रेन में कौन कौन सा एरिया कैप्चर किया, उसका लिस्ट एक दे दिया, लिस्ट ऑफ विलेजेस कैप्चर्ड बाय रशिया ड्यूरिंग दिस वॉर, लग रहा है कि बहुत फैसिनेटिंग है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इननेसेसरी इसका अननेसेसरी इसका क्या जरूरत है डालने का, आपको पूछा है क्या, नहीं पूछा। पूछ रहा है इंपैक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, हाउ इट वाज अ वाटरशेड मोमेंट, या इंपैक्ट अगर कीवर्ड लिख दिया, स्टार्ट कर रहा है 1.5 पेज कॉजेज, अगर दिखाना भी है कॉज फ्लो चार्ट में दिखाइए, काम खत्म कीजिए, आधा पेज से भी कम में, मेन डिमांड क्वेश्चन का नहीं है वो। तो इररिलेवेंट पॉइंट, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, इसका भी वहां पे यूज नहीं है, स्मार्ट एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, समझिए ना, जितना पूछा उतना ही जवाब दीजिए, इररिलेवेंट डिटेल्स देने का कोई फायदा नहीं है। किताब भरना नहीं, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि 6 पेज भरना है कुछ लिख रहे हैं, आगे नंबर नहीं मिलेगा। और लास्ट, यूज सिंपल एंड, वो तो सबका है, बहुत ज़्यादा एनरिच हम लोग का लैंग्वेज वैसे भी नहीं होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग जो चीज़ समझाना चाहते हैं ना वो समझाने योग्य होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज भी समझाने का तरीका, लिखने का तरीका होता है कि आप कितना आराम से उसको समझा पा रहे हैं। तो ये तरीका जो फ्लोचार्ट के फॉर्म में लिखने का, ये थोड़ा सा आसान रहता है कि आप बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं। कोई चीज़ अगर आपको एक वर्ड में लिख सकते हैं और उसी को आप 4 वर्ड मिलाकर भी लिख सकते हैं, तो हमेशा गो फॉर 1। जैसे अगर कोई प्रोविजन संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस प्रोविजन वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और आप सीधा कह सकते हैं दिस प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक वर्ड में हो गया। 4 वर्ड की जगह कितना वर्ड यूज किए, थोड़ा एनरिचमेंट दिखाना था तो लिख सकते हैं दिस इज अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन, VIRES, इसका भी भी सेम होता है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी चलेगा, आप एटलीस्ट 4 वर्ड का स्पेस बचा के सिंपली समझा दिए। तो एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज हो, ज़्यादा उसको घुमाने नहीं लगिएगा चीज़ों को समझाने के लिए कि थोड़ा वर्ड बढ़ रहा है, इससे वो कंफ्यूज होंगे। एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जामिनर को कॉपी चेक करना है स्क्रीन पे। अब कैसे चेक होता है, स्क्रीन पे, ऐसा कॉपी चेक नहीं होता है। तो इसीलिए आपका हैंडराइटिंग भी अगर बहुत ज़्यादा खराब है अगर किसी का, तो आपको उसका भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना होगा, क्योंकि एक बार को कॉपी पेन से चेक करना फिर भी थोड़ा आसान है, स्क्रीन पे अगर ऐसा आप चेक करने बैठा है कोई आदमी, वो भी हम लोग से एटलीस्ट 15-20 साल तो बड़ा ही है उम्र में, 40 प्लस ही कोई होगा, किसी का आंख में भी चश्मा लगा होगा, कमजोर होगा, तो अब वो चेक कर रहा है और थोड़ा भी उसको इरिटेशन आने लगेगा पढ़ते पढ़ते, तो आप खुद सोचिए, फिर एग्जामिनर बन जाइए खुद ही, किसको नंबर ज़्यादा दीजिएगा, जिसका आप बिना कम एफर्ट के चेक हो रहा हो, आंख पे कम जोर पड़ रहा हो, कि जिसका बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा हो, जहाँ कम मेहनत लग रहा हो। ह्यूमन ही बिंग ना है, ऐसा थोड़ी कॉपी चेक करने का जिम्मेदारी दिया गया तो उस पर वो भगवान का कुछ ये भी शक्ति भी दिया गया कि जाओ तुम थकोगे ही नहीं, होगा ना ये चीज। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ एग्जामिनर, और वो साफ सुथरा लिखकर, सिंपल लैंग्वेज में लिखकर, क्लियरली समझाकर, एग्जाम्पल के साथ समझाकर, मतलब वो अपने एंड से कुछ सोचने के लिए मजबूर ना हो, आप सब कुछ वहां दिखा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है उसको, आपका नंबर अच्छा है। ये पार्ट समझ में आया। तो इसीलिए ये सारा कुछ जो है बेसिक से आपका किसका,
आंसर राइटिंग का। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो प्रीवियसली पूछा गया है। एक पहले ऐसे पे आते हैं एक बार। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक बार ये देखिए, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज ए हिंड्रेंस टू। अब विमेन एम्पावरमेंट जो है एक ऐसा टॉपिक है जो सब लोग ऐसे में करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को एड्रेस करना होता है चीजों को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैक्स लॉ एंड एक हिंड्रेंस है किसमें, तो शिथिल कानून। शिथिल कानून का मतलब क्या होता है, मतलब लॉ इज नॉट अडेप्टिंग इटसेल्फ एज पर द प्रोग्रेसिंग सोसाइटी। तो कानून है, लेकिन जिस तरह से क्राइम हो गया, जिस तरह से जो सोसाइटी में प्रोग्रेस देखा जा रहा है, उस अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है। ये एक हिंड्रेंस के रूप में काम कर रहा है किसके। तो अब महिला सशक्तिकरण के ऊपर जितने आपके पास पॉइंट्स थे, आपको ये करना था अब इसको कि आपको सब कुछ एनालाइज करना है किस ओर, टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर प्रोविजन, जो कि एक रिजिड फॉर्म में है, जिस कारण से ये रुकावट के रूप में पैदा। जैसे आरजी कर केस, अब आरजी कर केस एक बच्चा स्टार्ट किया, एकदम परफेक्ट है स्टोरी ऐसे के लिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस है उसके लिए कानून तो है, बट इज इट बीइंग अडेप्टेड एज पर द चेंजिंग सोसाइटी। हम लोग पहले विशाखा गाइडलाइंस आया 90s का बात है, उसके बेसिस पे आप कानून 2013 में लाए और अभी 2025-26 चल रहा है, कोई अपडेशन नहीं हो रहा है। क्या क्राइम का जो नेचर है वो सेम रहा है इतना समय तक, नहीं रहा। तो उससे स्टार्ट करना बेहतर ऑप्शन था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसीलिए जब शुरुआत में आप समय देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे के लिए आपको 20 मिनट तक समय मिलेगा सोचने का पॉइंट्स, तो आप सबसे पहले वो सारे पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट, आप सबको इकट्ठा करके लिखते हैं वहां पे। फिर आप जाएंगे आप लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में ऐसा क्या क्या प्रोविजन है महिला की सुरक्षा के लिए, अलग से स्पेसिफिक वुमेन प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा कानून है, बिहार में स्पेसिफिक क्या क्या कानून है, ये सारी चीजें। और इन कानून में सबसे ज्यादा इशू या चैलेंजिंग पार्ट कौन कौन सा है जो एक हिंड्रेंस के रूप में काम कर रहा है, एक ये पूरा डायमेंशन बना है। फिर अगला आप सोच रहे हैं क्या, अब ये ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या क्या चेंजेस आना चाहिए इस कानून में। तो आप ये पूरा कुछ सोच लेते हैं, फिर आप अरेंज करते हैं। और ऐसे लिखने का जो तरीका होता है वो हम आपको एक छोटा सा संक्षेप में ही बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप ऐसे को स्टार्ट करते हैं, एनेक्डोट मतलब समझते हैं, शॉर्ट स्टोरी। जो भी इस ऐसे का थीम है, उस थीम को इनडायरेक्टली पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे ऐसा एक कहानी से शुरू कीजिए, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा ये जाएगा, एक पेज तक भी जा सकता है कहानी, अगर आप बड़ा कहानी लिख रहे हैं तो एक पूरा पेज तक जा सकता है। सेकंड जब आप पैराग्राफ में जाएंगे तो आप क्या करते हैं, आप इस एनेक्डोट से इस ऐसे के थीम को डिराइव करेंगे, मतलब आप कनेक्ट करेंगे कैसे ये कहानी इस ऐसे के थीम को समझा रहा है। तीसरा, आप थीम जो है ऐसे का उसको डिफाइन करते हैं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटायर, एक पैराग्राफ में आप इसका पूरा मतलब समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे के 4-5 पैराग्राफ्स होंगे उसमें आप डायमेंशन जनरेट करते हो किस फॉर्म में, एक अप्रोच होता है जिसका नाम है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, आगे और भी आ सकता है, फिलोसॉफिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंगल, बहुत सारे ऐसे एंगल हो सकते हैं जहां पे आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा थीम वाइज कौन से थीम पे क्वेश्चन आया हुआ है। और लास्ट में जब आप कंक्लूजन पे जाएंगे ना, तो कोशिश हमेशा ये कीजिए जो अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं, कि जो कहानी आपने शुरू में यूज किया था ना, उसके साथ कनेक्ट करते हुए आप क्या करें, कंक्लूड। तो ये परफेक्ट ऐसे का फ्लो बन जाता है। ये इस तरह से ऐसे को लिखना होता है, चाहे बिहार का ही प्रोवर्ब आया हो। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ये पढ़ा बिहार का प्रोवर्ब, इसी को यहीं पे एक्सप्लेन करने लगते हैं, या फिर ये जैसन बोबो ऐसन काटबो, अब ये यहीं पर एक्सप्लेन कर रहे हैं पहले लाइन पे, नहीं करिए ऐसा। आप स्टार्ट करिए कहाँ से,
एक कहानी से, जैसे कि मान लीजिए यूएसए और यूएसएसआर का लड़ाई अफगानिस्तान में, तो यूएसए द्वारा तालिबान को स्टार्टिंग में क्या किया गया, सपोर्ट किया गया कि यूएसएसआर को वो काउंटर करे। खत्म कहां पे हुआ जाके ये 9/11 अटैक। समझे? अब ये कहानी इनडायरेक्टली इसको समझा दिया थीम को, अब फिर कनेक्ट कर दीजिए इस थीम से, फिर थीम को डिफाइन कर दीजिए, पूरा का पूरा आगे एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ में आ रहा है बात? तो ये तरीका होता है एक ऐसे के फ्लो को बनाने का, किस तरह से आप ऐसे को समझा सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आपके हैंडआउट में पॉलिटी का एक लिखा होगा क्लास प्लान। देखिए यहाँ पे ध्यान से। सो पहला मॉड्यूल क्या चीज है, अभी तक पॉलिटी वाले सेक्शन में 0 क्वेश्चन, लेकिन हम अभी भी होपफुल हैं कि कभी पूछ सकता है, तो हम लोग उस पर 3-4 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे प्रीएम्बल क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। FRDPSP ड्यूटीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉड्यूल 1 में आपको हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। सेकेंड मॉड्यूल में बेसिक स्ट्रक्चर और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ही आया है बट आगे भी आने का स्कोप रहेगा हमेशा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। थर्ड मॉड्यूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल इस पे क्वेश्चन रहता है। ठीक, पार्लियामेंट अगेन हर साल इस पे क्वेश्चन रहता है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, फेडरलिज्म, अगर इसको रैंकिंग देना होगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वाइज, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7th, इसको फर्स्ट रैंक दीजिए। पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन दूसरा, फेडरलिज्म तीसरा, पार्लियामेंट। अगर 1, 2, 3 रैंक देना हो तो पॉलिटिक्स, जिसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, एक नहीं, GS1 GS2 दोनों मिला दे तो, फिर फेडरलिज्म और फिर पार्लियामेंट। लास्ट में जो 8वां मॉड्यूल है, ये सबसे लेस रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर बॉडीज, रियरली बीपीएससी तो अभी तक नहीं पूछा, ये डीएसओ में एक देखिए अभी पूछ दिया था एक बॉडी के ऊपर, हालांकि इसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, देख लेंगे। लोकल गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोविजन, अगेन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ये, जो प्री के बाद करेंगे, एक्ट्स और करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का। ठीक है, पॉलिटी ओरिएंटेड जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है वो पिछले 1 साल का, SIR से लेके जो चीजें अलग अलग हैं वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। दैट विल बी डन आफ्टर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से पहले ये पूरा का पूरा 8वां मॉड्यूल कंप्लीट हम लोग करेंगे। हमारे क्लासेस का पढ़ाने का जो तरीका होता है दैट विल बी थ्रू क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। कोई भी टॉपिक है उसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में क्वेश्चन लिखाएंगे, उसी के अंदर जो पॉसिबल डायमेंशन होता है उसी को हम लोग कवर करते हैं उसके अंदर सारा का सारा। इससे आपको हर क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक में ये भी देखने को मिलेगा कि कोई टॉपिक का कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम कंक्लूजन सबका लिखवाएंगे। समझ रहे हैं, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आपको लिखवाएंगे। ये पार्ट समझ में आया? तो इस तरह से पॉलिटी चलेगा। अब हिस्ट्री वाले सर आएंगे तो आपको हिस्ट्री का क्लास प्लान और उसके बारे में बताएंगे। आपका कोई डाउट है तो बताइए, कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी का? साथ में देखिए प्रीलिम्स कैसे मैनेज करेंगे। एक सेकेंड हो जाए, इसको बंद कर देते हैं।